प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साझा किया नए संसद भवन का वीडियो। नवीनतम तकनीकों से सुसज्जित और वास्तुशिल्प का अद्भुत नमूना है नई इमारत। प्रधानमंत्री ने कहा, संसद का नया भवन हर एक भारतीय को गर्व से भर देगा। वीडियो को साझा करने का भी किया आह्वान। राजनीतिक दलों, सामाजिक संगठनों और आम लोगों ने संसद की नई इमारत की भव्यता को सराहा। जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री ओमर अब्दुल्ला ने कहा, नई इमारत है स्वागत योग्य। बसपा, जेडीएस, बीजेडी समेत 2 दर्जन से अधिक दल शुभारंभ समारोह में बनेंगे हिस्सा। सेंगोल पर राजनीति को लेकर बुरी तरह घिरी कांग्रेस। ऐतिहासिक तथ्यों को नकारने पर हुई चौतरफा आलोचना। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पूछा, भारतीय संस्कृति और सभ्यता से इतनी नफरत क्यों करती है कांग्रेस? सेंगोल के इतिहास से जुड़े मठ थिरुवदुथुराई ने ऐतिहासिकता पर उठे सवाल को बताया दुर्भाग्यपूर्ण। केंद्र में मोदी सरकार के 9 साल पूरे होने पर कांग्रेस द्वारा पूछे गए 9 सवालों पर भाजपा का जोरदार पलटवार। भाजपा नेता रविशंकर प्रसाद ने सवालों को बताया झूठ का पुलिंदा। कहा, आकाश से पाताल तक भ्रष्टाचार में लिप्त कांग्रेस को नहीं है आरोप लगाने का कोई अधिकार। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने कहा, कांग्रेस को नहीं दिखाई देता है विकास। केंद्र की भाजपा सरकार के 9 साल पूरा होने के उपलक्ष्य में 27 मई को सरकार की उपलब्धियों पर दिल्ली के विज्ञान भवन में डीडी कॉन्क्लेव का होगा आयोजन। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह करेंगे शुभारंभ। सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर भी रहेंगे मौजूद। एचएस प्रणय और पीवी सिंधु मलेशिया मास्टर्स के सेमीफाइनल में पहुंची। क्वार्टर फाइनल में दोनों खिलाड़ियों ने दर्ज की संघर्षपूर्ण जीत। किदांबी श्रीकांत को क्वार्टर फाइनल में मिली शिकस्त। नमस्कार, मैं हूं अश्विनी कुमार मिश्र। देखते हैं खबरों को विस्तार से। 28 मई को पूरी दुनिया एक बार फिर नव भारत के नव उत्कर्ष की साक्षी बनेगी, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नए संसद भवन को राष्ट्र को समर्पित करेंगे। नई संसद नए भारत के सृजन का संकल्प है, तो नई संसद नवीनतम तकनीकों से सुसज्जित वास्तुशिल्प का अद्भुत नमूना भी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई संसद के लोकार्पण को हर भारतीय के लिए गौरव का क्षण बताया है। नई संसद की एक झलक को भी ट्वीट के माध्यम से साझा करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, संसद का नया भवन हर एक भारतीय को गर्व से भर देगा। इस वीडियो में इस प्रतिष्ठित इमारत की कुछ झलकियां हैं। मेरा विशेष अनुरोध है कि इस वीडियो को अपनी आवाज और अपने मनोभाव के साथ साझा करें, जिनमें से कुछ को मैं रीट्वीट भी करूंगा। ट्वीट में #MyParliament MyPride लिखना न भूलें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा साझा करने का आह्वान किया है और साथ ही साथ कहा कि #MyParliament MyPride जरूर लिखें। और नए संसद भवन के उद्घाटन समारोह का कांग्रेस के बहिष्कार और सेंगोल पर उठाए गए सवाल पर भाजपा ने पलटवार किया है। भाजपा ने कहा कि कांग्रेस की हताशा साफ तौर पर देखी जा सकती है। भाजपा ने सेंगोल को लेकर कांग्रेस के दुष्प्रचार पर भी निशाना साधा। उन्होंने इसे भारतीय संस्कृति का विरोध भी बताया। लोकतंत्र के मंदिर की नई इमारत के शुभारंभ पर राजनीति कर रही कांग्रेस शुक्रवार को हताशा में कुछ ज्यादा ही आगे निकल गई।
कांग्रेस ने न केवल स्थापित ऐतिहासिक तथ्यों को नकार दिया, बल्कि न्यायपूर्ण और निष्पक्ष शासन के पवित्र प्रतीक सेंगोल के इतिहास को ही खारिज करने की कोशिश कर डाली। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने ट्वीट करके यह कह दिया कि इसका कोई दस्तावेजी साक्ष्य नहीं है। कांग्रेस के इस बयान पर सरकार ने तुरंत और जोरदार पलटवार किया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कांग्रेस पर सवालों की झड़ी लगा दी। उन्होंने ट्वीट किया और कहा, कांग्रेस पार्टी भारतीय परंपराओं और संस्कृति से इतनी नफरत क्यों करती है? भारत की स्वतंत्रता के प्रतीक के रूप में तमिलनाडु के एक पवित्र शैव मठ द्वारा पंडित नेहरू को एक पवित्र सेंगोल दिया गया था, लेकिन इसे चलने की छड़ी के रूप में एक संग्रहालय में भेज दिया गया था। अब कांग्रेस ने एक और शर्मनाक अपमान किया है। स्वयं एक पवित्र शैव मठ थिरुवत्थुरई अधीनम ने भारत की स्वतंत्रता के समय सेंगोल के महत्व के बारे में बात की थी। कांग्रेस अधीनम के इतिहास को झूठा बता रही है। कांग्रेस को अपने व्यवहार पर विचार करने की जरूरत है। केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने सेंगोल को लेकर कांग्रेस की राजनीति पर करारा हमला बोला। उन्होंने अमेरिकी पत्रिका टाइम का 1947 का अंक सबूत के तौर पर पेश करते हुए कहा कि विरोध का नाटक करके कांग्रेस खुद पंडित नेहरू का भी विरोध कर रही है। जो इस विषय पे विरोध कर रहे हैं वो इस आर्टिकल को पढ़ें और थोड़ी जानकारी लें कि सेंगोल की क्या सिंबोलिज्म है, 1947 में क्या हुआ है, और अभी ये जो विरोध का नाटक है वो इसके कारण वो अपने लोगों पंडित जवाहरलाल नेहरू का भी एक तरीके से विरोध कर रहे हैं। भाजपा नेता रविशंकर प्रसाद ने सेंगोल को लेकर कांग्रेस के दुष्प्रचार पर निशाना साधा। उन्होंने इसे भारतीय संस्कृति का विरोध बताया। सेंगोल जो दक्षिण भारतीय आध्यात्मिक सांस्कृतिक धरोहर है भारत के इतिहास की, वो नेहरू जी की वॉकिंग स्टिक कैसे बन गई, इसका जवाब कांग्रेस को देना पड़ेगा। और वो पड़ी हुई थी इलाहाबाद के म्यूजियम में, क्यों नहीं खोज खबर दी गई? आज देश ने खोज खबर ली, आज मोदी जी ने खोज खबर ली, और आज भारत की वो महान धरोहर को उसी आध्यात्मिक आदर के साथ संसद भवन में स्थापित किया जा रहा है। तो कांग्रेस पार्टी को अगर अपने इतिहास से ही चिढ़ है तो मुझे कुछ नहीं कहना है। वो ट्रांसफर ऑफ पावर के इस सिंबल को भारत की संवैधानिक धरा पर क्या ये सिंबल विशेषता रखता है, इसको और न्याय संगत तरीके से इतिहास के इस पन्ने को वर्तमान में उजागर करने की सरकार के प्रयास के ऊपर राजनीति करेंगे, ये उनका स्वभाव है, ये उनका अधिकार है। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कांग्रेस को घेरते हुए कहा कि प्रधानमंत्री मोदी भारत के गौरवशाली सांस्कृतिक प्रतीक की शान लौटा रहे हैं, जबकि कांग्रेस ने इसका अपमान किया है। पीयूष गोयल ने ट्वीट किया कि उस राजवंश के विपरीत जिसने भारत के गौरवशाली सांस्कृतिक प्रतीक सेंगोल को एक व्यक्ति की चलने की छड़ी के रूप में प्रदर्शित करके उसका अपमान किया, प्रधानमंत्री मोदी जी नए संसद भवन में इसे गौरवपूर्ण स्थान देकर इसकी शान लौटा रहे हैं। भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और गौरवशाली परंपरा को बढ़ाने के लिए हर भारतीय पीएम मोदी जी का आभारी है। भाजपा के सूचना तकनीक विभाग के राष्ट्रीय प्रभारी अमित मालवीय ने भी ऐतिहासिक तथ्यों के साथ कांग्रेस पर सवाल खड़े किए। उन्होंने सेंगोल को सौंपे जाने संबंधी तस्वीर सबूत सहित साझा करते हुए कांग्रेस के दुष्प्रचार की आलोचना की। उधर थिरुवत्थुरई अधीनम ने भी कांग्रेस द्वारा सेंगोल के इतिहास को ही नकारे जाने को दुखद और दुर्भाग्यपूर्ण बताया। अपने वक्तव्य में थिरुवत्थुरई अधीनम ने कहा कि हमारे अपने रिकॉर्ड सहित कई स्रोतों से साबित है कि हमें सत्ता हस्तांतरण के प्रतीक के रूप में एक अनुष्ठान करने के लिए आमंत्रित किया गया था। नेहरू को सेंगोल भेंट करने वाले स्वामी ने भी स्पष्ट किया था कि यह स्वशासन का प्रतीक है। इसे फर्जी या झूठा कहना हमारी विश्वसनीयता पर सवाल उठाने की कोशिश करना और राजनीति की खातिर सत्ता हस्तांतरण के प्रतीक के रूप में सेंगोल के उपयोग के महत्व को कम करने का प्रयास बहुत ही दुखद और दुर्भाग्यपूर्ण है। नए संसद भवन को राष्ट्र को समर्पित किए जाने के अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी न्यायपूर्ण और निष्पक्ष शासन के पवित्र प्रतीक सेंगोल को ग्रहण कर उसे नए संसद भवन में स्थापित करेंगे। ये वही सेंगोल है जिसे भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने 14 अगस्त 1947 की रात को अपने आवास पर तमिलनाडु के थिरुवत्थुरई अधीनम से विशेष रूप से पधारे अधीनमों से ग्रहण किया था। संसद के नए भवन के शुभारंभ के अवसर पर अधीनम उस समारोह की पुनरावृत्ति करेंगे और प्रधानमंत्री मोदी को सेंगोल प्रदान करेंगे।
ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। भारतीय जनता पार्टी ने महंगाई, बेरोजगारी और अन्य कई मुद्दों पर कांग्रेस के सवालों पर पलटवार करते हुए इसे झूठ का पुलिंदा बताया है। पार्टी प्रवक्ता रविशंकर प्रसाद ने कहा कि यूपीए शासन के दौरान भारतीय अर्थव्यवस्था सबसे 5 कमजोर अर्थव्यवस्थाओं में थी, जबकि भाजपा शासन के दौरान ये दुनिया की शीर्ष 5 अर्थव्यवस्थाओं की सूची में है। भ्रष्टाचार के मुद्दे पर भाजपा के नेतृत्व पर सवाल उठाने पर कांग्रेस की आलोचना करते हुए रविशंकर प्रसाद ने कहा कि कांग्रेस के शासनकाल के दौरान 2G, कोयला घोटाला, राष्ट्रमंडल खेल घोटाला और बोफोर्स घोटाला समेत अनेक घोटाले हुए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भाजपा सरकार के 9 साल पूरे होने पर कांग्रेस द्वारा पूछे गए 9 सवालों पर भाजपा ने जोरदार पलटवार किया है। इन सवालों पर बीजेपी सांसद रविशंकर प्रसाद और केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने जवाब दिया। रविशंकर प्रसाद ने कांग्रेस द्वारा पूछे गए सवालों को झूठ का पुलिंदा बताया और उन्होंने कहा कि ये कांग्रेस की बेशर्मी की पराकाष्ठा है। उन्होंने कहा कि आज भारत दुनिया में 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है। आज विकास के हर क्षेत्र में भारत तेजी से आगे बढ़ रहा है। अगर ये सब कांग्रेस को नहीं दिखता तो कोई क्या कर सकता है। आज देश में 50 लाख करोड़ से ज्यादा विदेशी मुद्रा भंडार है। भारत में 36 लाख करोड़ रुपए का सामान एक्सपोर्ट किया गया, 36 लाख करोड़। 14 में सिर्फ 19 लाख करोड़ था। तो आप देखते हैं करीब करीब दुगना एक्सपोर्ट हुआ है। भारत का एनुअल इन्फ्लेशन अप्रैल 23 में 4.7% है, 4.7%। और होलसेल प्राइस इन्फ्लेशन नीचे आकर -0.92% हो गया। यूक्रेन की समस्या है, ग्लोबल सप्लाई चेन डिसलोकेटेड है, तो दुनिया भी उससे परेशान है। लेकिन हमने अपनी इकोनॉमी कैसे मैनेज की? दुनिया की टॉप 5 इकोनॉमी। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने कांग्रेस पर करारा वार करते हुए कहा कि मोदी सरकार के आने के बाद देश ने गरीबों, किसानों और वंचितों को उभरते हुए देखा है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने जिन गरीब किसानों को मोहरा बना रखा था, वे आज 6,000 रुपए पा रहे हैं। जिस गरीब किसान को कांग्रेस ने मोहरा बनाकर वर्षों वर्ष अपनी राजनीति के लिए इस्तेमाल किया, अब ऐसे 11 करोड़ से भी ज्यादा किसान सालाना मोदी सरकार में 6,000 रुपए अपने बैंक के खाते में पाते हैं। जो कांग्रेस दुहाई देती थी किसानों की, वो इस बात को भी स्वीकार नहीं कर पाई कि मोदी सरकार में 30 करोड़ से भी ज्यादा सॉइल हेल्थ कार्ड जब तक देश के किसानों को उपलब्ध कराए गए। कांग्रेस पर तीखा हमला करते हुए रविशंकर प्रसाद ने कहा कि कांग्रेस पंचतत्व के सभी 5 तत्वों के भ्रष्टाचार में लिप्त है। उन्होंने कहा कि जिसके शासनकाल में 2G, कॉमनवेल्थ, बोफोर्स, कोयला और आदर्श जैसे बड़े घोटाले हुए हों, उन्हें कोई हक नहीं है कि वे भ्रष्टाचार को लेकर आरोप लगाएं। कांग्रेस पार्टी करप्शन पर सवाल पूछ रही है। कमाल है साहब। जहां फोन बैंकिंग ऑर्डर में था, इसको दो उसको नहीं दो, और जहां पर क्या 2G, क्या कॉमनवेल्थ, क्या आदर्श घोटाला, क्या बोफोर्स, क्या वो एस बैंड अंतरिक्ष घोटाला, क्या सबमरीन घोटाला, हेलीकॉप्टर घोटाला, मैं इसकी बात करूं क्या? कांग्रेस पार्टी पंच तत्वों को बड़ी ईमानदारी से विश्वास करती है, लेकिन उनके सहयोगियों ने कहा कि पंच तत्वों का सही सम्मान तब तक नहीं होगा जब तक 5 तत्वों में भ्रष्टाचार नहीं होगा। उन्होंने इसको करके दिखा दिया। रविशंकर प्रसाद ने कांग्रेस द्वारा राष्ट्रीय सुरक्षा पर पूछे गए सवाल पर कहा कि कांग्रेस के शासनकाल में ही चीन के हाथों भारत को अपनी जमीन गंवानी पड़ी थी। आज गलवान और डोकलाम में भारत ने अपनी साख दिखाई है। यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई वाला भारत है जिसने 300 चाइनीज ऐप को बंद किया। इसी तरह उड़ी और बालाकोट में भारतीय सेना ने घर में घुसकर मारा। कांग्रेस के मित्रों, चाइना की जमीन जो भारत की गई है वो कब गई है? आपकी सरकार में गई है ना। आज तो गलवान और डोकलाम में भारत ने अपनी साख दिखाई है कि नहीं? ये नरेंद्र मोदी की अगुवाई का ही भारत है जिसने 300 चाइनीज टिकटॉक को बैन किया कि नहीं? वो हिम्मत दिखाई कि नहीं दिखाई? ये नरेंद्र मोदी की सरकार की हिम्मत है कि क्या उरी हो या बालाकोट हो, घर में घुसकर हमला किया और ठंडा किया।
रविशंकर प्रसाद ने देश की सबसे पुरानी पार्टी पर तंज कसते हुए कहा कि कांग्रेस पार्टी की ग्रेडिंग 4C है। ग्रेडिंग के कई स्तर हैं। कांग्रेस ने अपने लिए ग्रेडिंग के 4 स्तरों का चयन किया है और वो है कट, कमीशन, करप्शन और कांग्रेस। शैलेंद्र मिश्र के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के नवनिर्मित आवास पर विवाद अब और गहरा गया है। एक सीसीटीवी फुटेज के आधार पर भाजपा ने दावा किया है कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के आवास के घोटाले की जांच कर रहे आईएएस अधिकारी राजशेखर के कार्यालय से संवेदनशील फाइलें चुराई जा रही हैं और इसका उद्देश्य सीएम आवास घोटाले की जांच को प्रभावित करना और मामले का सच छुपाना है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के आवास मरम्मत का मामला थमने का नाम नहीं ले रहा है। बीजेपी लगातार इस मामले को लेकर हमलावर है। अरविंद केजरीवाल के सरकारी आवास पर खर्च संबंधी मामले की जांच कर रहे अधिकारी की फाइलें गायब होने को लेकर भाजपा ने नया वीडियो जारी किया है। दिल्ली भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा, भाजपा सांसद मनोज तिवारी, नेता प्रतिपक्ष रामवीर सिंह बिधूड़ी, दिल्ली प्रवक्ता हरीश खुराना ने शुक्रवार को प्रेस वार्ता करते हुए एक सीसीटीवी फुटेज जारी की। वार्ता में दिल्ली भाजपा विधायक और नेता प्रतिपक्ष रामवीर सिंह बिधूड़ी ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से इस्तीफे की मांग की है। उन्होंने कहा कि नैतिकता के आधार पर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को अपना इस्तीफा देना चाहिए और हम लोग इस पूरे घटनाक्रम को लेकर दिल्ली के पुलिस कमिश्नर से मिलेंगे। भाजपा के सभी विधायक और सांसद दिल्ली पुलिस कमिश्नर से इस मामले में शिकायत करेंगे और केजरीवाल के खिलाफ एफआईआर की मांग करेंगे। अगर फिर भी एफआईआर नहीं होती, दिल्ली के मुख्यमंत्री जब से घटना घटी है उनकी ओर से कोई स्टेटमेंट आया नहीं है। वो दिल्ली के चीफ मिनिस्टर हैं और उनके चीफ मिनिस्टर रहते हुए सेक्रेटेरिएट में 3 लोग घुसते हैं और सरकारी फाइल्स की चोरी करते हैं। नेता प्रतिपक्ष रामवीर सिंह बिधूड़ी ने कहा कि दिल्ली के एक विजिलेंस अधिकारी वाई राजशेखर दिल्ली सरकार द्वारा किए गए अलग अलग मामलों में 180 करोड़ के घोटाले की जांच कर रहे थे। इस पूरे मामले पर दिल्ली के मुख्यमंत्री चुप हैं। रामवीर सिंह बिधूड़ी ने बताया कि रात के 2 बजे एक अधिकारी के दफ्तर में घुसकर फाइलों की हेराफेरी की गई, जो कि सीसीटीवी फुटेज में साफ तौर पर देखी जा सकती है। इससे साफ जाहिर है कि इस पूरे घटनाक्रम में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और उनके मंत्री शामिल हैं। इसलिए भाजपा दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के इस्तीफे की मांग करती है। इन सभी घोटालों में दिल्ली सरकार के मंत्री नहीं बल्कि कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री की इन्वॉल्वमेंट भी स्पष्ट दिखाई पड़ रही है। तो मुख्यमंत्री नैतिक जिम्मेवारी लेते हुए अपने पद से तुरंत त्यागपत्र दें। मैं दिल्ली प्रदेश भारतीय जनता पार्टी की ओर से मुख्यमंत्री से ये मांग करता हूं। भाजपा सांसद मनोज तिवारी ने कहा कि ये वीडियो सभी को चौंका देने वाला है। ये एक तरह से डकैती है, लूटपाट है। ये घटना 16 मई की है। 11 मई को इनके पक्ष में सुप्रीम कोर्ट से आदेश आता है, ट्रांसफर पोस्टिंग कर सकते हैं, लेकिन दिल्ली के मुख्यमंत्री ने उसी दिन से तानाशाही रवैया अपनाया। हम सवाल उठाना चाहते हैं कि जो लोग भी ऐसे डकैतों का समर्थन करने के लिए आएंगे, क्या ये वाजिब है इस देश में? क्या ममता दीदी इसका समर्थन करेंगी? क्या शरद पवार सर इसका समर्थन करेंगे? इतने लंबे समय की आपकी राजनीति क्या चोरों को सहायता करने में जाएगी? ईमानदारी और सच्चाई की दुहाई देने वाले केजरीवाल की सरकार आम आदमी की गाढ़ी कमाई से शीश महल बनाती है और जब उनकी पोल खुलती है तो उस पर भी पर्दा डालने की असफल कोशिश की जाती है। दिल्ली से ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। एनआईए ने कश्मीरी अलगाववादी यासीन मलिक की उम्र कैद की सजा को फांसी में बदलने के लिए दिल्ली हाईकोर्ट में अपील दाखिल की है। एजेंसी ने हाईकोर्ट से यूएपीए केस में यासीन मलिक की फांसी की सजा की मांग की है। मामले में यासीन मलिक को दोषी मानते हुए निचली अदालत ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। न्यायमूर्ति सिद्धार्थ मृदुल और न्यायमूर्ति तलवंत सिंह की खंडपीठ 29 मई को मामले की सुनवाई करेगी। एनआईए ने हाईकोर्ट में दायर अपील में कहा कि यासीन मलिक टेरर फंडिंग का मास्टरमाइंड है। जांच एजेंसी ने कहा कि उसके खिलाफ मामले को रेयरेस्ट ऑफ द रेयर श्रेणी में माना जाना चाहिए।
पटियाला हाउस कोर्ट ने 2022 में अलगाववादी यासीन मलिक को टेरर फंडिंग में गैर कानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम यूएपीए और भारतीय दंड संहिता की विभिन्न धाराओं के तहत आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। और G20 बैठकों का सिलसिला लगातार जारी है। उत्तराखंड के नरेंद्र नगर में आयोजित एंटी करप्शन वर्किंग ग्रुप की बैठक के दूसरे दिन लोकतंत्र की मजबूती, आर्थिक स्थिति और भ्रष्टाचार जैसे मुद्दों पर चर्चा हुई। बैठक में भ्रष्टाचार के खिलाफ भारत द्वारा उठाए जा रहे कदमों की सराहना की गई। G20 देशों के प्रतिनिधियों ने एंटी करप्शन वर्किंग ग्रुप की बैठक में विश्व भर में भ्रष्टाचार से निपटने के लिए भ्रष्टाचार से अर्जित की गई संपत्तियों की वसूली पर मजबूत कानून बनाने पर जोर दिया है। उत्तराखंड के नरेंद्र नगर में आयोजित एंटी करप्शन वर्किंग ग्रुप की बैठक के दूसरे दिन लोकतंत्र की मजबूती, आर्थिक स्थिति और भ्रष्टाचार जैसे मुद्दों पर चर्चा हुई। बैठक में G20 के प्रतिनिधियों ने विभिन्न सत्रों में इसके लिए सख्त कानून बनाने पर मंथन किया। चर्चा के दौरान प्रतिनिधियों की राय में निकलकर आया कि विश्व भर के सरकारी तंत्र सहित निजी संस्थानों में भ्रष्टाचार से संबंधित अर्जित की गई संपत्ति की वसूली के लिए सख्त कानून बनाकर तंत्र को मजबूत किया जाए। बैठक में प्रतिनिधियों ने इस बात पर भी जोर दिया कि भ्रष्टाचार का मुकाबला करने के लिए कानून प्रवर्तन से संबंधित अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और सूचना साझा करने के लिए भी सभी देश आपसी समन्वय स्थापित कर मजबूत करेंगे, तभी भ्रष्टाचार पर अंकुश लगेगा, जिससे जनता का विश्वास भी सरकारों के प्रति बढ़ेगा। We really thankful for your warm welcome and hospitality. So I'm really feeling very honored and happy to be here. The city is amazing and we have a very beautiful view. It's a shame we cannot appreciate so much because we have a lot of work to do, but I'm really enjoying it. When I landed, I never expected the kind of reception. I mean, I'm just a mere official, but the reception made me feel like, I'm one of the most important people from our country. All in all, India knows how to treat visitors. And I bet maybe you want us to come back on a personal basis to come and visit. First occasion of the meeting of the G20 Anti-Corruption Working Group. We have again been very, very well hosted by the Indian presidency, and we really appreciate. And what we also can see is that we really make progress with the program, and I think we are on an excellent track. बैठक में भ्रष्टाचार के खिलाफ भारत के कार्यों की सराहना की जा रही है और इसके साथ ही सरकार द्वारा पिछले 9 साल में भ्रष्टाचार के विरुद्ध उठाए गए कदमों का भी जिक्र किया गया। पिछले 9 सालों में भारत सरकार ने जिस तरीके के कदम करप्शन को रोकने के लिए उठाए हैं, G20 वर्किंग ग्रुप की बैठक में उस बात की चर्चा भी हुई और G20 के देश इस बात से सहमत भी दिखाई दिए कि भारत ने करप्शन को रोकने में एक बड़ी भूमिका निभाई है। जिस तरीके से G20 वर्किंग ग्रुप की बैठक हो रही है एंटी करप्शन को लेकर, उसे देखकर लगता है कि आने वाले समय में एक आम सहमति के साथ G20 के देश आगे बढ़ेंगे, क्योंकि दुनिया की अर्थव्यवस्था में एक बड़ा हिस्सा G20 का है और अगर ये देश करप्शन के मुद्दे पर सहमत होते हैं तो वो समय दूर नहीं कि अगर देश के अंदर कोई भी व्यक्ति करप्शन करेगा और करप्शन का पैसा लेकर भागेगा विदेश में, तो उस पर तत्काल लगाम लगाई जा सकेगी। भारत की अध्यक्षता में G20 सम्मेलन से पहले विभिन्न समूहों की बैठकों का दौर चल रहा है। G20 अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक सहयोग का प्रमुख मंच है। ये सभी प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक मुद्दों पर वैश्विक संरचना और उसे मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज। 26 मई यानी आज ही के दिन केंद्र सरकार ने अपने 9 साल पूरे किए हैं। शनिवार यानी 27 मई को केंद्र सरकार की 9 साल की उपलब्धियों पर विज्ञान भवन में DD कॉन्क्लेव का आयोजन होगा। कार्यक्रम का उद्घाटन केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह करेंगे। इस मौके पर सूचना एवं प्रसारण मंत्री भी मौजूद रहेंगे। सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण थीम पर आधारित इस राष्ट्रीय कॉन्क्लेव में देश की कई नामचीन हस्तियां शिरकत करेंगी। 3 सत्र में आयोजित इस कॉन्क्लेव में जन जन का विश्वास, 9 साल में हुए सामाजिक क्षेत्र में हुए कार्य और युवाओं पर भी चर्चा होगी।
प्रसार भारती के सीईओ गौरव द्विवेदी ने पत्रकार वार्ता में ये जानकारी दी। इस मौके पर सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के सचिव, संयुक्त सचिव और कई अन्य अधिकारी मौजूद रहे। सरकार के 9 साल पूरे होने के अवसर पर एक कॉन्क्लेव विज्ञान भवन में 27 मई को आयोजित किया जा रहा है। इस कार्यक्रम में इनॉग्रल और वैलेडिक्टरी सेशन के अलावा 3 सेशंस होंगे। पूरे कार्यक्रम की थीम सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण की रखी गई है। इसका जो उद्घाटन सत्र है उसमें माननीय गृह मंत्री जी द्वारा इस कॉन्क्लेव का उद्घाटन किया जाएगा और हमारे विभागीय मंत्री जी भी उसमें रहेंगे साथ में। जो हमारा पहला सेशन होगा वो पहला सेशन इंडिया सर्जिंग अहेड की थीम पर होगा। उसके बाद जो हमारा दूसरा पैनल सत्र होगा वो जन जन का विश्वास थीम पर होगा। आज भारत विश्व में सबसे पॉपुलस राष्ट्र बन चुका है और हमारे देश की आधे से अधिक आबादी जो है वो अभी युवा श्रेणी की आबादी है। तो इस युवा शक्ति के संबंध में जो हमारा है वो तीसरा सत्र रहेगा। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय ने सरकार की तरफ से किए गए कार्यों पर 2 दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया। आयोजन में सभी राज्यों के अधिकारियों और प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया। सम्मेलन में समापन के मौके पर केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार ने कहा कि मंत्रालय की योजनाओं ने समाज के अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति तक अपनी पहुंच बनाई है। ये 2 दिवसीय कॉन्फ्रेंस हमारी जो चाहे वो स्कॉलरशिप की योजना हो, चाहे वो स्किल डेवलपमेंट की हमारी योजना है, फिर हमारे जो वित्त विकास निगम उनके माध्यम से उनको आत्मनिर्भर बनाने की वाली बात हो, फिर चाहे नमस्ते स्कीम हो, नशा मुक्त भारत अभियान हो, सीनियर सिटीजन हो, ये समाज के जो अलग अलग वर्गों के लिए सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्रालय के द्वारा जो योजनाएं बनाई गई हैं उन सब के बारे में 2 दिन से हमने देखा कि जिस तरह से राज्यों ने इसमें भागीदारी की है उसके काफ़ी अच्छे परिणाम सामने आए हैं। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए DD न्यूज़। नमस्कार।